बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायोट्रिक्स। बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हम सेल के बारे में पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमें पता है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया से लेकर एक ह्यूमन बींग्स तक की बॉडी सेल से मिलकर बनी होती हैं। ये हमने बनाया एक ह्यूमन बींग, ये हमारा कैरेक्टर है। इसको आप लोगों ने नाम देना है और मुझे सेंड करना है कि इसका हमने क्या नाम रखना है। इस बनी की पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती हैं। ये सारे सेल हैं और इसका जो फ्लाइडी नंबर है, इसमें जितने क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या है 2n। यानी ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होंगे इसमें, और ये 46 क्रोमोसोम हर एक सेल में होंगे। ये इसमें भी ये सारे सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका एक सेल निकालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या है। चूँकि ये एक यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल का हम पढ़ चुके हैं कि जिस सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड हो तो वो यूकैरियोटिक सेल होता है। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम। राइबोसोम इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इसके अलावा सेंट्रोसोम, अगर ये एनिमल सेल है तो सेंट्रोसोम इज आल्सो नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अगर प्लांट सेल है तो ये है यूकैरियोटिक सेल। अब सेल हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के होते हैं। एक वो सेल जो कि डिवाइड करते हैं जिसे बोला जाता है लेबाइल सेल या लेबाइल टिश्यू। लेबाइल टिश्यू में स्किन हमारी आ जाती हैं, क्योंकि हमारे स्किन के जो आउटर लेयर हैं जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं वो हर वक्त शेड होती रहती हैं और नए सेल डिवाइड करके बनते रहते हैं। इसी तरह हमारा स्टमक के यानी इंटेस्टाइन के जो इंटरनल वॉल के सेल हैं या स्टमक के, वो भी इसी तरह लूज होते रहते हैं और डिवाइड करते रहते हैं। या फिर बोन मेरो, यानी बोन मेरो में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका लाइफ स्पेन कितना होता है 120 डेज होता है। तो वो टूटते रहते हैं और बोन मेरो में और सेल डिवाइड करके और आरबीसीज बनाते हैं। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं स्टेबल टिश्यू। स्टेबल टिश्यू क्या है? वो सेल्स जो ज़रूरत पड़ने पे डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हमारा लीवर है, ये हमारा लीवर है, इसको कहीं से कट लग गया, कट लगने की वजह से ये हील करता है, सेल डिवाइड करते हैं और ये दोबारा से ठीक हो जाता है। इसी तरह किडनी, तो ऐसे सेल जो ज़रूरत पड़ने पे डिवाइड करते हैं उन्हें स्टेबल टिश्यू या स्टेबल सेल बोला जाता है, किडनी एंड लीवर। और थर्ड नंबर पे आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जो कभी डिवाइड नहीं करते, जैसे कि न्यूरॉन सेल या फिर मसल सेल। अगर कोई हादसा हो जाए और हमारे नर्व सेल्स या मसल सेल्स डैमेज हो जाए तो वो उनको रिकवर करना मुश्किल या नामुमकिन होता है, क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं करते। अब सेल साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स in which our cell undergoes to divide। एक ऐसा इवेंट है जिसमें हमारा सेल जाता है और मुख्तलिफ प्रोसेस पे गुजर के ही डिवाइड करता है। सेल साइकिल में 2 फेजेस हैं। हम स्टडी करते हैं इंटरफेज को
और एक है एम फेज को। इंटरफेज सेल खुद को तैयार करता है, अपने लिए खुराक जमा करता है, अपने लिए ऐसी चीज़ें जमा करता है क्योंकि इस सेल के अंदर जो कुछ भी है, इसकी 2 डॉटर सेल होंगी, इसने इन दोनों को बराबर हिस्सा देना होता है। तो इसके पास अगर एक न्यूक्लियस है या एक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है या एक ही माइटोकॉन्ड्रिया है, एक ऑर्गेनेली है, तो ये कैसे देगा एक दूसरे सेल को, यानी इसको भी ये न्यूक्लियस देगा, तो इसके लिए तो एक न्यूक्लियस रहता भी नहीं है, या इसको इसने माइटोकॉन्ड्रिया दिया तो इसको कौन देगा। तो ये क्या करेगा, इंटरफेस में अपने अमाउंट ऑफ ऑर्गेनेली या अमाउंट ऑफ डीएनए जो है उन चीज़ों को डबल करेगा। डबल करने के बाद ये डबल करने के बाद हाफ इस सेल को देगा और हाफ जो है वो इस सेल को देगा। अब देखते हैं कि ये तैयारी कैसी होती। अब इंटरफेस में ये किस तरह खुद को तैयार करते हैं एक सेल, वो देखते हैं। ये हम लेते हैं एक पाई चार्ट, ये हमने बनाया एक पाई चार्ट। इस पाई चार्ट में ये हमारा हिस्सा है एम फेज का। एम फेज बहुत थोड़े से टाइम के लिए होता है जिसमें एक्चुअल सेल डिवाइड करता है, और ये है इंटरफेस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा है इंटरफेस, और ये सिर्फ है हमारा एम फेज। एम फेज में सेल एक्चुअल डिवाइड करता है, एक्चुअल डिवाइड, जबकि इंटरफेज में सेल खुद को प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर कैसे प्रिपेयर करता है। इंटरफेस के 3 फेज हैं, और एक है G1 फेज, सेकंड है S फेज, थर्ड है G2 फेज। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बीइंग के सेल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कि एक सेल जो है वो टाइम लेता है 24 घंटे सेल खुद को डिवाइड करने में 24 घंटे लेता है, तो इन 24 घंटों में 23 घंटे वो इंटरफेस में होगा, यानी खुद को सेल तैयार करेगा, और सिर्फ 1 घंटा जो है वो एक्चुअल में डिवाइड होगा, यानी एम फेज में जो टाइम लेगा वो सिर्फ 1 घंटा लेगा, और 23 घंटे जो है वो इंटरफेज में लेगा, एम फेज में 1 घंटा लेगा। तो G1 फेज में सेल क्या करता है, G1 फेज में सेल प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यानी बहुत सारे प्रोटीन को ये बना लेता है, जो मदर सेल है प्रोटीन सेल सिंथेसिस करता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं उनको क्या कर लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है, यानी 2 ऑर्गेनेल्स बना लेता है, ऑर्गेनेल्स को भी 2 कर लेता है। और इस फेज में क्या होता है, इस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए को डबल करता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, अमाउंट ऑफ डीएनए, क्योंकि इसने पूरे क्रोमोसोम, इसको भी 46 क्रोमोसोम देने होंगे, जो दूसरा वाला है उनको भी 46 देने होंगे। तो अब सेल ने 46 क्रोमोसोम बनाने के लिए अमाउंट ऑफ डीएनए को डबल किया। और एक ऑर्गेनेली है जिसे हम सेंट्रियोल बोलते हैं, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम बोलते हैं, वो भी इस फेज में डबल होगा, यानी ये एक सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम है। सेंट्रियोल इन डब्बों को कहते हैं, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे बने होते हैं, और जब ये स्ट्रक्चर इनके साथ अटैच होता है तो ये सेंट्रोसोम बन जाते हैं। अब इस सेंट्रियोल से कितने सेंट्रियोल बनेंगे, सेंट्रोसोम बनेंगे 4 सेंट्रियोल बनेंगे, यानी 4 इस तरह के डब्बे बनेंगे, और इस एक सेंट्रोसोम से 2 सेंट्रोसोम बनेंगे। ठीक है, अब इसने भी अपना अमाउंट जो है वो डबल कर दिया है, सेंट्रियोल भी अब डबल हो गए हैं, सेंट्रोसोम जो है वो डबल हो गए हैं। पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, उनमें डिफरेंस क्या है ये पढ़ा चुकी हूँ।
अब G2 फेज में जब सेल आएगा तो यहाँ पे G2 फेज में क्या होगा, यहाँ पर भी सेल जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस होगी G2 फेज में, क्योंकि यहाँ पर भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी M फेज में। और 2 ऑर्गेनेल जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, वो भी G2 फेज में डबल होंगे। ठीक है, समझ में आई बात। अब यहाँ पे क्या होगा, जब सेल यहाँ से मूव करें यानी G2 फेज से अब जाएगा आगे M फेज में। अब यहाँ से जो टाइम लगा, फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझाने के लिए मैं कह रही हूँ, यहाँ से जो टाइम लगा एक सेल को तैयार होने में 23 घंटे लगे, 23 आवर लगे। तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा M फेज में वो इनको एक्चुअल में डिवाइड करना होगा और 1 घंटा लगेगा। यानी सेल जब एक्चुअल में डिवाइड करता है तो कम टाइम में डिवाइड करता है। जब सेल तैयारी करता है, खुद को तैयार कर लेता है, खुद को तैयार करता है, अपने बॉडी के अंदर इतना कुछ जमा कर लेता है, तो उस चीज़ों को जमा करने में जो जितना टाइम सर्फ होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू M फेज का। अच्छा, G1 फेज में जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट होते हैं और यहाँ पे एक सेल का साइज भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसने बहुत कुछ अब जमा करना होता है, साइज इंक्रीज। ठीक है, अब क्या होगा, अगर सेल यहाँ पे आया 23 आवर में, इसने खुद को प्रिपेयर किया, अब ये M फेज में एंटर कर गया। M फेज को हम फिर दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। फिर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस से सेल गुजर के हमारे पास 2 सेल में आएंगे। तो ये 2 सेल जब M फेज से फिर दोबारा G1 फेज में जाएंगे तो कुछ सेल जैसे कि लेबाइल सेल अगर हैं तो वो दोबारा से G1 फेज में जाएंगे, G1 से S में जाएंगे और S में G2 में जाएंगे और फिर M फेज, इसी तरह साइकिल बनता रहेगा। लेकिन अगर स्टेबल सेल हैं, अब हमारा लीवर जो है वो हील हो चुका है, तो ये सेल जो है ये G1 से फिर S फेज में नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ पे एक और फेज होता है जिसे हम G0 फेज का नाम देते हैं। तो ये सेल फिर G0 फेज में चले जाएंगे, क्योंकि अब इसने मज़ीद और डिवाइड नहीं करना। तो यहाँ पे सेल जो है इसको हम सस्पेंड भी का नाम भी देते हैं। सेल ने खुद को सस्पेंड कर दिया, यानी कुछ टाइम के लिए सेल अब मज़ीद डिवीज़न नहीं चाहता, तो रेस्टिंग स्टेज पे आ जाता है, यहाँ G0 फेज पे आ जाता है। और सेल जब अगर फिर से लीवर में कुछ हुआ, लीवर को कोई मसला हुआ, लीवर को कोई कट लगा, तो ये G0 फेज से दोबारा आएगा S फेज में और इस तरह फिर डिवाइड होगा। यानी पार्शियली अगर किसी चीज़ को अगर किसी डिवीज़न को हम छोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं G0 फेज या सस्पेंड। सेल ने सस्पेंड किया, ठीक है, सेल ने सस्पेंड किया। अब हम पढ़ते हैं M फेज को कि M फेज में क्या होता है। M फेज में हम पढ़ते हैं 2 फेजेस। M फेज 2 टाइप का होता है। एक को बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस, एक को बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस, एक को बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में सेल के डीएनए जो होता है, क्रोमोसोम होते हैं, वो डिवाइड करते हैं, जबकि साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस के मजीद 4 फेज हैं। एक है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में सेल बिल्कुल रेडी है, जैसे कि ये हमारा सेल है, इसने सब कुछ डबल किया हुआ है। कौन से फेज में, एंटर फेज में। अब ये जब ये M फेज में आया तो यहाँ पे सेल रेडी है,
ये इसका न्यूक्लियस है। चूंकि हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इस न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। लेकिन ये कम्पैक्ट यानी कंडेंस फॉर्म में नहीं होंगे, इस फॉर्म में नहीं होंगे, इस थ्रेड फॉर्म में होंगे जिसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं। इस प्रोफेज में ये थ्रेड जो है, ये क्रोमेटिन जो है, ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए तो इस फेज में डबल हो गया है, लेकिन यहाँ पे प्रोफेज में फिर दो फेज होते हैं, एक अर्ली स्टेज, एक अर्ली प्रोफेज और एक लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जब लेट प्रोफेज आता है, जैसे कि ये हो गया लेट प्रोफेज, दिस इज लेट प्रोफेज। तो लेट प्रोफेज में ये न्यूक्लियस हमने बना लिया। ये जो क्रोमोसोम है ये मज़ीद कंडेंस होंगे और इसका जो सेल का, जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जगह जगह से टूट जाता है और इस सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, जो बाकी ऑर्गेनेल्स हैं, वो माइक्रोस्कोप से फिर नज़र नहीं आती और वो डिसअपीयर हो जाती हैं, यहाँ पे नज़र नहीं आती। और एक ऑर्गेनेल जिसे हम सेंट्रियोल बोलते हैं, वो एक पोल पे जो है एक रह जाता है और जो दूसरा डिवाइड कर गया था वो दूसरे पोल पे चला जाता है। तो यहाँ तक ये प्रोफेज का स्टेज ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेटाफेज में क्या होता है। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेज में क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो जाते हैं और हमारे पास क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर आ जाता है। अब ये स्ट्रक्चर क्यों आता है? क्योंकि ऐसे क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, लेकिन इसने इस फेज में खुद को डबल कर दिया है तो हमारे पास ऐसे क्रोमोसोम आ गया। ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है, क्योंकि इन दोनों में एक ही सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। आई समझ? और मेटाफेज में क्या करते हैं, चूँकि लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर हो गया है, तो मेटाफेज में जो इसका इक्वेटर होता है उस पे क्रोमोसोम ऐसे लेट जाते हैं। अब जो न्यूक्लियस में जितने, ये तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 बना लेती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं 46 बना सकूँ। तो आप लोग को समझाने के लिए मैं यहाँ पे 2 ही क्रोमोसोम बना लेती हूँ। वैसे 46 क्रोमोसोम ऐसे आके अरेंज हो जाते हैं। और ये सेंट्रियोल जो है या सेंट्रोसोम जो है, ये लेट प्रोफेज में पोल पे चले गए थे। अब मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज का जो प्रोसेस है, इसमें क्रोमोसोम इक्वेटर पे लेट जाते हैं और ये जो सेंट्रियोल है इससे क्या राइज होंगी? स्पिंडल फाइबर्स। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से राइज होंगी और जो कि काइनेटोकोर पे लगेंगी, सेंट्रोमियर पे नहीं, काइनेटोकोर पे लगेंगी। ये हो गया मेटाफेज का फेज। अब देखते हैं एनाफेज में क्या होता है। एनाफेज में ये हमारा सेल है। एनाफेज में ये जो सेंट्रियोल हैं, इनसे जो स्पिंडल फाइबर्स अराइज हुए थे, स्पिंडल फाइबर्स जो अराइज होते वो शार्टन होना शुरू हो जाएंगे और ये क्रोमोसोम जो है ये दरमियान में से फट जाते हैं, यानी यहाँ से ये क्रोमोसोम फट जाते हैं। ये इस साइड पे पोल पे आ जाता है और हाफ जो है इस साइड के पोल पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है? ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है। ये क्रोमेटिड अलग हो गए हैं। अब इसको हम क्रोमोसोम बोलेंगे, यहाँ पे इसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं, क्योंकि इनमें सेंट्रोमियर एक हैं, इसलिए ये क्रोमेटिड हैं। ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है। ये दोनों क्रोमेटिड एनाफेज में फट जाते हैं और क्रोमोसोम बना लेते हैं, यानी ये क्रोमोसोम की फॉर्म में अब पोल पे जाएंगे। ठीक है, और एक बात और, एनाफेज जो है इसमें जो हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम थे, 46 डबल हो गए हैं एनाफेज में, यानी हमारे पास अब 90 कितने बनते हैं? 92 क्रोमोसोम होंगे अब।
एनाफेज ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद जो हमारी बॉडी होती हैं उनके सेल के डबल हो जाता है। यानी यहाँ पर अब हमारी बॉडी में अगर 46 क्रोमोसोम हैं तो यहाँ पर भी 46 होंगे और यहाँ पर भी 46 होंगे। अब टीलोफेज में क्या होगा? अब टीलोफेज बनाते हैं। टीलोफेज प्रोफेज का उलट होता है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएंगे, जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो गया, और सेंट्रियोल जो है वो डिसअपीयर हो जाएंगे और यहाँ पे ये डीकंडेंस हो जाएंगे जो क्रोमोसोम हैं। यानी 46 क्रोमोसोम यहाँ पे होंगे, 46 यहाँ पे होंगे, और यहाँ से सेल जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देगा, यानी साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास आ जाएंगे 2 सेल जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए और बाकी जो चीज़ें हैं वो टीलोफेज में फिर से रीअपीयर हो जाएंगी, यानी ऑर्गेनेलीज जो कि डिसअपीयर हो गई थी। ये टीलोफेज जो है ये प्रोफेज का उलट है। यहाँ पे सब कुछ फिर दोबारा से रीअपीयर हो जाएगा और हमारे पास 2 सेल बन जाएंगे जो कि जिस सेल ने डिवाइड किया था पहले उसी की तरह होंगी। यानी इस सेल ने डिवाइड किया था, इसमें 46 क्रोमोसोम थे और बाकी ऑर्गेनेली सब कुछ, तो इसने जब डिवाइड किया जो हमारे पास टीलोफेज से बने उसमें भी 46, इसमें भी 46 और बाकी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, मैं बहुत कोशिश करती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। आई थिंक मैं इसी वर्ड्स में समझा रही हूँ और आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम फिर कंप्लीट करेंगे मियोसिस का प्रोसेस। ये थोड़ा सा लेंथी था ये टॉपिक, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी से कवर कर लिया। पहले भी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की और जब मैं वीडियो कंप्लीट कर रही थी तो लास्ट में मेरी वीडियो जो थी वो ऑफ हो गई, तो फिर मैंने दोबारा से किया और थोड़ा सा जल्दी से किया, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर टाइम है तो थोड़ा सा मैं दोबारा से रिकेप कर लेती हूँ। सेल साइकिल में एक ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें एक सेल जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर के डिवाइड करता है। हमारी बॉडी में पाए जाने वाले सेल्स 3 किस्म के हैं। एक को हम बोलते हैं लिबाइल सेल और एक को बोला जाता है स्टेबल सेल और एक है परमानेंट सेल। लिबाइल सेल जो है वो रेगुलर डिवाइड करते रहते हैं और जड़ते रहते हैं, यानी उनकी डेथ होती रहती है। जैसे कि स्कैन सेल जो कि एपिडर्मिस के सेल हैं, हमारे गट सेल जो कि इंटेस्टाइन और स्टमक के इंटरनल वॉल के सेल हैं, और हमारे ब्लड सेल यानी बोन मैरो में पाए जाने वाले सेल जो बार बार डिवाइड होके रेड ब्लड सेल बनाते हैं और रेड ब्लड सेल 120 डेज में उनकी डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं स्टेबल सेल की। स्टेबल सेल में लीवर सेल आ जाता है और किडनी सेल। ये ऐसे सेल हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पे डिवाइड करते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर डिवाइड नहीं करते। और फिर हैं परमानेंट सेल जिन्होंने बिल्कुल डिवाइड ही नहीं करना होता, जिसमें क्या आ जाते हैं परमानेंट सेल में न्यूरॉन सेल और मसल सेल्स आ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेल साइकिल जो है वो 2 फेज़ में है, एक है एंटर फेज और एक है एम फेज। इंटरफेज की अगर हम बात करें तो इंटरफेज में 3 फेज आते हैं, एक है G1, S और G2। G1 और ये इस जो इंटरफेस है इसमें सेल खुद को तैयार कर लेता है, जो चीज़ें हैं, जो अमाउंट ऑफ डीएनए, जो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनेल्स है उनको डबल कर लेता है, ताकि आगे वो जब डिवाइड करे तो एक सेल को भी उतना हिस्सा दे जितना दूसरे सेल को देना होता है। तो यहाँ पे ये सेल खुद को तैयार कर लेता है। और G1 फेज में क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस होती है, क्योंकि आगे इस फेज में इसने डीएनए के अमाउंट को डबल करना होता है जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, और ऑर्गेनेल्स को डबल कर लेता है। इसके अलावा सेल साइज जो है वो बढ़ जाता है G1 फेज में। इस फेज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। इसके अलावा सेंट्रियोल जो है वो भी रिप्लिकेट कर जाते हैं।
और G2 फेज में अमाउंट ऑफ सिंथेसिस होता है, अमाउंट ऑफ प्रोटीन की सिंथेसिस होती हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे रिप्लिकेट करते हैं, जो कि रह गए थे वो यहाँ पे रिप्लिकेट करते हैं G2 फेज में। G2 फेज के बाद आता है M फेज, जो कि सेल एक्चुअल उसमें डिवाइड करता है। एक्चुअल फेज के बाद जब सेल डिवाइड कर लेता है तो कुछ सेल जिन्होंने डिवाइड नहीं करना होता या वो डिवीजन को छोड़ देते हैं, सेल साइकिल को छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो G0 फेज में चले जाते हैं। और इस प्रोसेस को, जिसको सेल छोड़ देता है कुछ टाइम के लिए, उसने डिवाइड नहीं करना होता, इस प्रोसेस को बोला जाता है सस्पेंड। ठीक है। फिर G1, अगर हम M फेज की बात करें, M फेज में सेल एक्चुअल में डिवाइड करता है। M फेज के 2 मेथड है जिससे वो डिवाइड करते हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल में डिवाइड करना होता है, जबकि साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म में डिवाइड करना होता है। कैरियोकाइनेसिस में हम 4 फेज पढ़ते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एंडाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज फिर 2 फेज हैं प्रोफेज के, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमेटिन होते हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, और लेट प्रोफेज में कंडेंस भी होते हैं और साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसका टूट जाता है। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर हो जाती हैं। और मेटाफेज जब आता है, इसके अलावा जो सेंट्रियोल है प्रोफेज, लेट प्रोफेज में वो पोल पे चले जाते हैं। दोनों सेंट्रियोल जो है, सेंट्रोसोम जो है वो पोल पे, अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। इसके बाद जब मेटाफेज आता है, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो प्रॉपर शेप में बन जाते हैं, उनका कंटेंट स्ट्रक्चर बन जाता है और वो इक्वेटर पे लेट जाते हैं। और जो सेंट्रियोल हैं उससे स्पेंडल फाइबर्स अराइज होते हैं, जो कि काइनेटोकोर, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे अटैच हो जाते हैं। ये हो गया मेटाफेज का। और फिर एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम मेटाफेज में इक्वेटर पर लेट गए थे उनके 2 क्रोमेटिड्स थे, क्योंकि अमाउंट ऑफ डीएनए उसने डबल कर दिया था। वो 2 क्रोमेटिड आपस में क्या हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर के शॉर्टन होने की वजह से वो 2 क्रोमेटिड्स आपस में अलग हो जाते हैं। ऐसे अब ये क्रोमेटिड नहीं रहेंगे, अब ये क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम और ये अलग क्रोमोसोम। ठीक है। एनाफेज की अगर हम बात करें तो ये क्रोमोसोम इधर आ गया और ये एक क्रोमोसोम दूसरे पोल पे चला जाता है। फिर टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में न्यूक्लियर में टीलोफेज और प्रोफेज आपस में अपोजिट हैं। ये जब इधर चले जाते हैं अपोजिट साइड में तो फिर से साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है, यानी जहाँ पे साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब कुछ अपीयर हो जाता है और बाकी ऑर्गेनेल्स भी बन जाती हैं। और जो मदर सेल होता है उसी तरह इसके डॉटर सेल दोनों उसी तरह होंगे, यानी अमाउंट ऑफ डीएनए भी उसी तरह होगा और जो ऑर्गेनेल्स है वो सब कुछ उसमें उसी तरह प्रेजेंट होगा। तो बच्चों, हमारी बॉडी में सारे जो सेल हैं उसमें माइटोसिस के ज़रिए जो होता है, सारे सेल 46 क्रोमोसोम के बने होते हैं। यानी हमारी बॉडी जो है, जितनी भी हमारे बॉडी में सेल हैं उनमें सब में 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन एक ऐसा सेल है जो कि 23 क्रोमोसोम का होता है, सिर्फ एक ऐसा सेल। अगर हम मेल की बात करें तो उसमें स्पर्म सेल है जिसे हम गीमीट बोलते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें ओवम सेल है। सिर्फ एक सेल हमारी बॉडी में हैप्लॉइड होता है, बाकी सारे सेल हमारी डिप्लॉइड होती हैं, क्योंकि हैप्लॉइड सेल ने फिर आगे मिलना होता है आपस में और फिर वो 46 क्रोमोसोम का ज़ायगोट बना लेते हैं। फिर उसी ज़ायगोट से हमारी बॉडी बनती है, जो कि ऐसे ही रिसाइकल होते रहते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। इससे आसान तरीका तो मेरे ख्याल से किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें और थम्स अप करें। अल्लाह हाफिज़।